गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। तहरीक इंसाफ ने कल 5 अगस्त के एहतजाज को हतमी शक्ल दे दी है। कल तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया गया है, जो कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। अरकान सूबाई असम्बली को अपने अपने मुताल्लिका हलकों में एहतजाज की हिदायत दे दी गई है। कल का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होने जा रहा है, जिसकी मुकम्मल निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। सिंध बलूचिस्तान KP और पंजाब के ज़िम्मेदारान इस एहतजाजी शेड्यूल जो उन्होंने बनाया है आला क़यादत को पहुँचा चुके हैं। तमाम टिकट होल्डर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। सूबों को जो उनके जो हेड्स हैं, यानी जो उनके सदूर हैं और कोऑर्डिनेटर्स, वो क़यादत से राब्ते में रहेंगे, ये कह दिया गया है। कल के एहतजाज के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो कल खैबर पख्तूनख्वा में रैली की क़यादत करेंगे और इसका इख्तिताम किला बाला हिसार पेशावर में होगा। लेट्स वॉच दैट। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप में से हर एक शख्स ने जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, उसने निकलना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने मुक़्तदर से अपील की है कि वो सियासी तनाव ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करें। हमारे लोगों ने उनके मुताबिक 9 मई के बाद अपनी कीमत चुका दी है। लेट्स वॉच हिम। पूरे पाकिस्तान को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, 9 मई के बाद सियासी तनाव बढ़ गया, सियासी तनाव खत्म नहीं हो रहा। हमारे लोगों ने अपना कीमत चुका दिया। अब मुक़्तदरा के हल्कों की बारी है, वो कोई रोल प्ले करे, वो इस तनाव को कम करे। अवाम में तनाव बढ़ता है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। खान साहब ने 2 साल जेल में गुजारे, अब वक्त है खान साहब को रिहा करो। अब होश के ना उन लोग, मैं सबसे दरखास्त करूंगा इस सियासी तनाव को खत्म करने में अपना रोल प्ले करो। एक स्टेप जिनको बैग जाना पड़ रहा है वो बैग चले जाए। अगेन इस स्टेटमेंट से क्लियरली नज़र आ रहा है कि PTI की कोशिश एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से वो बातचीत कर सकें इस्टेब्लिशमेंट से, जो कि बार बार कह रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी है आपसे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ को झूठे केसेस के अलावा मुख्तलिफ हीले बहानों से मुसलसल तंग भी किया जा रहा है। उन्हें भी देखिए। 2 साल हो गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ 125 आज तक FIRs पूरी पाकिस्तान में हो गए हैं और हुकूमत जो है उन्होंने 4 बड़े मुकदमे उनके खिलाफ बनाए थे। झूठे केसेस अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब को एक 10 बाय 12 फुट के कमरे में रखा हुआ, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता। जब चाहे उनकी बारें बंद कर दी जाती हैं। आजकल की पोजीशन तो ये है कि उनको अपने वकीलों के साथ भी मिलने की इजाज़त नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर कैदियों को रहा कर दिया जाए। उन्हें भी देखिए। हम सिर्फ अपने एक मुतालबा करते हैं कि वो इमरान खान, बुशरा बीबी और जितने भी हमारे सियासी कैदी, उनकी खिलाफ जितने पेंडिंग केसेस हैं उसकी प्रोसीडिंग करवाए। हम चाहते हैं, हम अपने मुल्क में तालीम और रोजगार चाहते हैं, हम अपने मुल्क में तरक्की चाहते हैं और किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमन के झंडे के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ वो अमन। और अगर इसका ख्याल है हम प्रमन होंगे, अगर कोई इसमें कोई शिकायत करेगा तो हमारे कारकुन मौजूद होंगे और और शराब वाले लोगों को पकड़ेगा और हुकूमत की कोशिश यही है कि इस एहतजाज को रोका जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI सियासी जमात है ही नहीं। उन्हें भी देख लीजिए। कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। मैं नहीं कह रही, इनके अपने एक इस्लामाबाद के किसी लीडर ने गोरीला जंग का नाम दिया है इसको। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो लोग रियासत के खिलाफ गोरीला जंग लड़ना चाहते हो, उनका इलाज क्या होता है? उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? यही तो मैं कहती हूँ बार बार, ये सियासी जमात नहीं है, ये एक फाशिस्ट ग्रोह है। ये सिर्फ मुल्क के अंदर आग लगाना चाहता है। ये जब पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है, ये एक फसाद की कॉल देते हैं। उनके बेटे जो है उन्हीं के दर के ऊपर जाकर उनसे आजादी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और आजादी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे दिली हमदर्दी है उन बच्चों से और उन लोगों से जिन्होंने वो स्टिकर लगाए थे। या तो स्टिकर उतार दें या आप लिख लें, या ट्रंप तेरा ही आसरा। बानी तहरीक इंसाफ के बेटों ने अमरीकी सदर को अपने वालिद की दोस्ती याद दिलाते हुए अपील की है कि वो उनके वालिद की रिहाई में किरदार अदा करें। लेट्स वॉच देम। बानी PTI की हमशीर अलीमा खान ने कहा है कि अगर 9 मई में सजा याफ्ता अफराद की खाली नशस्तों पर इलेक्शन हुआ तो उसका बॉयकॉट किया जाएगा। उन्हें भी देखिए।
जो लोग इलीगली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए, इमरान खान ने पैगाम भेजा है उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI पे एतमाद किया था और इन्होंने यहाँ से टिकट ली थी और इस इलेक्शन लड़ा था और बड़ी मुश्किलात इन्होंने काटी हैं पिछले 1.5 साल में, क्योंकि इन्होंने PTI के इलेक्शन में खड़े हुए थे और इसलिए और इनको नाजायज़ और इलीगल तरीके से इनको नाअहल किया गया है। इसलिए इनके खिलाफ अगर इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे उनके अंदर PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। नियाजुल्लाह नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं एंड अली गौहर बलोच। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू नियाज साहब, आप बानी PTI के तर्जुमान हैं लेकिन आपकी भी मुलाकात नहीं हो रही है उनसे, सो कैसे आप तर्जुमानी करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि मैसेज किधर से आएगा या कैसे आएगा? आपकी बात ठीक है। मैं हमेशा मीडिया के सामने यही क्वेश्चन रखता हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फ़ैसला है और इस फैसले के अंदर तकरीबन 130 मुख्तलिफ लोग जो खान साहब से मुलाकात करना चाहते वो पटिशन्स को कंसोलिडेट किया गया और उस कंसोलिडेशन के बाद जेल अथॉरिटीज़ को भी बुलाया गया और हमारी तरफ से बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा साहब जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो पेश हुए, मैं भी साथ ही था। उसमें ये फैसला किया गया, ये कंसेंटिंग स्टेटमेंट थी जेल अथॉरिटीज़ की कि हम इसके बाद 24 मार्च 2025 के बाद हर मंगल को 6 वकला की और उनकी फैमिली की मुलाकात कराएंगे और हर थर्सडे को वीक में जो उसके फ्रेंड्स में आता है जेल मैनुअल में जो हम उसके पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनकी मुलाकात होगी। अच्छा, उनकी तो हुई नहीं है और 24 मार्च 2025 से लेके जितनी हमने लिस्ट दी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, एक की मुलाकात नहीं हुई। और मेरी मुलाकात, आपने पूछा, मेरी मुलाकात हुई, एक मुलाकात 27 मार्च को हुई और एक हुई मेरी मुलाकात 2 अप्रैल 2025। उसके बाद मुझे मुलाकात नहीं। और ये लिस्ट एग्रीड है, ये सुप्रिटेंडेंट जेल की एग्रीड लिस्ट थी कि आप सुलेमान अकरम राजा साहब लिस्ट देंगे, वो लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट में हमें रोका जाता है। अगर मैं आज मिलता, आपके साथ शेयर करता सारी चीज़ें, तो वो बेस्ट होता कि खान साहब का बतौर तर्जमान स्पोक्स पर्सन मैं सारी बातें आपके सामने रखता। गो आपने ये सारी चीज़ें सुना दी हैं, मैंने सब स्टेटमेंट्स भी सुन लिए हैं और जो पैगाम भी है खान साहब का, देखें अब तो अलीमा खान पहुंचा रही हैं जी, अलीमा उनके खान थ्रू ही आता है अंदर नहीं। अच्छा, अलीमा खान की मुलाकात भी नहीं होती। कैटेगरी के लिए जो रोका जाता है वो मुझे रोका जाता है, सुलेमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल नहीं मिल रहे और अलीमा खान नहीं मिल रही। अलीमा खान को अब लोग मैसेजेस दे रहे हैं, वो वहां से आता है, तो यू नो लॉन्गर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब मैसेज देती है उनकी दोनों बहनें जो मिलती हैं, अब चौथा वीक है, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब जो ट्रायल में तोशाखाना 2 में वकील है वो आके बताते हैं, तो वो स्टेटमेंट देती हैं खान की। अब मसला ये है कि एक आदमी 1996 से एक पार्टी लेके चला है और मेरा ख्याल है कि जितनी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान ने की है, वो 8 फरवरी को अंदर बैठे हुए लोगों ने रिज़ल्ट दे दिया है कि एक आदमी जेल के अंदर बैठा है, सैंपल भी छीना जाता है, लेकिन लोग वोट देते हैं कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है। कैंडिडेट 2 साल कल हो जाएंगे उनको जेल में, 2 साल 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे। कोई खास आपको लगता है PTI ने कोई खतर ख्वाह काम किया है कि जेल से? अभी इसी प्रोटेस्ट को ले लें सर, अली अमीन गंडापुर साहब, नो ऑफेंस, ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन CM हाउस में बैठकर वहाँ से एक वीडियो का पैगाम जारी कर रहे हैं और ऑन द डे जिस दिन पीक पे लेके जाना था अपने भी कैंपेन को, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में बेचारे CM बेचारे ही कह लेती हूँ, उनको क्या कर लेंगे वो? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक जो नेशनल प्रोटेस्ट होनी थी या प्रोटेस्ट रजिस्टर करानी थी जिसको पीक पे लेके जाना था, वो तो नहीं हो सकी। बिल्कुल, खान साहब ने तो जेल के अंदर से बारहा कहा, बल्कि खान साहब ने 8 फरवरी के बाद सुबह जो 9 फरवरी थी उसी टाइम ही हमें इस प्रोटेस्ट को लाद करना चाहिए था कि ये फार्म 47 की हुकूमत ही न बने। वो तो आप लोगों ने की नहीं। अच्छा, अब ये है कि खान साहब ने कहा ये 5 अगस्त से पहले कि आपने मोबिलाइजेशन करनी और 5 अगस्त को एक पीक पे पहुंचाना है। कल खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को भी लोग निकलेंगे और 14 अगस्त को भी हमने जो मोबिलाइजेशन करनी थी, क्या हुआ उसका? अच्छा, मोबिलाइजेशन के लिए जो आपने अभी दिखाया ना, राजा सुलेमान अकरम साहब ने, उन्होंने पार्टी के पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे और लोकल बॉडी जितनी भी हमारी तंजीम है उनको एक्टिव कर दिया। मैं खुद 2 जगह पे होके आया हूँ, कश्मीर होके आया हूँ, मुजफ्फराबाद होके आया हूँ, आगे एक जेलम डिस्ट्रिक्ट वैली वहाँ होके आया हूँ। लोग मोबिलाइजेशन में हैं, लेकिन आप इधर देख लें कि जो सज़ाएँ के बाद हुआ,
इलेक्शन कमीशन उसी टाइम एक्टिव हो गया, लोगों को डीसीट करने शुरू कर दिया और कम से कम 26 नवंबर में इन्होंने इसका इम्पैक्ट आएगा, कल इसका इम्पैक्ट नजर आएगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो नेगेटिव उसमें पूछी हूँ कि जो डीसीट हुए लोग या लोगों, तो आपको लग रहा है कि लोगों पे सख्ती की गई है, उसका रिजल्ट निकलेगा कल, उस तरह से मोबिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। हाँ देखिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग हमारी लीडरशिप थी, इससे हट के भी जो सेकंड टियर की लीडरशिप थी, वो तमाम लोगों के बगैर किसी वजह से एक केस में ज़मीन की जी इनके ये वारंट गिरफ्तारी निकाल दी। लेकिन मैं आपको बता दूं फरिया, इमरान खान के साथ अवाम है। अवाम ने मैसेज 8 फरवरी को जो दिया था, 50-50 हज़ार से कैंडिडेट जीता, अवाम ही निकलेंगे इमरान खान के साथ। अभी मैटर ना करेंगे लीडर को, लीडर नहीं निकलेंगे, पार्टी नहीं निकलेगी, अपने वर्कर नहीं निकलेंगे, अवाम निकलेंगे। नहीं, वो अवाम जो वर्कर उसका वर्कर निकलेगा, आप उनका वर्कर तंजीम जो में है वो निकलेंगे। अली गौहर साहब, कल पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, कितनी सख्ती करने का इरादा रखती है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रिया, बड़ी क्लियर बात है और अक्सर प्रोग्राम में ये बात जो है वो डिस्कस होती है कि जाहिर है कि जो पीटी रिकॉर्ड है वो तो बिल्कुल एक इंतशार वाली सियासत करने का है, एक अग्रेसिव सियासत करने का है। मुझे ये बताएं कि ना करें तो आपका रिकॉर्ड भी यही है कि किसी को सियासत करने नहीं, दबा दो। नहीं, देखिए हमने एहतजाज किए, बिल्कुल। देखिए मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जिसने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई हो, जिसने पेशावर का केपीके का रेडियो स्टेशन जला दिया। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। नहीं, गलत है, ये गलत है। तो गलत है ना, ये किसने किया? फिर बताएं पीटीबी के ऊपर हमला किसने किया था? कौमी असम्बली के जंगले किसने तोड़े थे? किसने कब्रें खोदी थी? फिर आप बताएं कि इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आग किसने लगाई थी? फिर आप 26 तारीख को ले लें, कील वाली लाठियां लेकर, पूरे केपीके के वसाइल लेकर, 1122 की गाड़ियां लेकर आप वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। आपके पड़ोसी मुल्क में 50 रियासतें हैं और उन 50 रियासतों में मुख्तलिफ पार्टी की सूबाई हुकूमतें होती हैं। और आप देखें कि आज तक कभी आपने एक दफा भी सुना है कि जो उनका वफाक है उसके ऊपर वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने सरकारी वसाइल लेकर हमला आवर हो गई हो? ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं है, ये बात नहीं है। आप कहें कि हम पॉपुलर हैं तो हम पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंक देंगे, हम पॉपुलर हैं तो हम इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे, हम पॉपुलर हैं तो हम कोर कमांडर हाउस जला देंगे, MM आलम का जहाज जला देंगे। ये देखें, ये वो इंतशार की सियासत है। ये जब आप सिर्फ हर बात को ये बयानिया बना दे, फिर आप आइन का बयानिया तो फिर सख्ती ही करनी है, कल गिरफ्तारियां होंगी, लोगों को रोका जाएगा। सख्ती हो या नरमी हो फ्रिया साहिबा, दोबारा किसी भी इस किस्म के गिरोह को, किसी भी इस किस्म के अनासिर को जो कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हर बार का ये है कि वो आग लगा दो, जला दो, इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अडयाला जेल के बाहर इन्होंने एहतजाज करना है। अडयाला जेल के बाहर ऑब्वियसली आपकी हुकूमत के डोमेन में आता है, सो क्या करेंगे आप लोग? कई दफा ये कह चुके हैं कि हम जेल तोड़ के इनको ले जाएंगे, जेल से रिहा करवा देंगे। और जिस तरह से अभी आप इंट्रो में सुना रही थी, आपने कहा है कि ये हम गुरीला जंग करेंगे, तो ये गुरीला जंग करने वालों के साथ क्या करना चाहिए? उनको किस तरह रोकना चाहिए? बताएं आप क्या करना चाहिए? वो जो करना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी हमने तो बनाई हुई है। लेकिन अगर ये कहें कि जनाब हम पर सख्ती की जा रही है या हमको रोका जा रहा है, बिल्कुल जो गुरीला जंग वालों पर तो सख्ती होगी, फिर उसका गिला ये क्यों करते हैं? ठीक है, अगर ये गुरीला जंग करते हैं फिर ये किस आइन और जमहूरियत? खुद तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि TLP, आपको याद होगा इनके दौरे हुकूमत में एक दफा एहतजाज हुआ था, इन्होंने सीधी गोलियां चलाई थी उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी इन लोगों ने कि ये जनाब एक दहशतगर्द जमात है और हम इनको एहतजाज नहीं करते। लेकिन ये तो सड़क की बात नहीं है। PTI पार्लियामेंट में भी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है, अब वो कोशिश हो रही है कि ना रहे, बट बहरहाल वो एक पार्लियामेंट की पार्टी भी है, एक सूबे में आपने खुद फरमाया उनकी हुकूमत भी है, मगर उनके अरकान नाअहल हो रहे हैं धड़ाधड़। ज़िमनी इलेक्शन का अगर बॉयकॉट कर देती है PTI तो फिर आप अकेले ही होंगे। फिर वो क्या कहते हैं, सुनी हो जाए गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, फिर तुसी नहीं। देखिए वो तो इनकी अपनी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है और जाहिर है कि ये जो नायलियाँ हो रही हैं, ये 9 मई के वाक़यात करने से पहले सोचना चाहिए था
कि इस तरह नैलियाँ होंगी, इस तरह से सजाएं होंगी। क्या PMLN ने इनको मशवरा दिया था कि आप जाकर इदारों के ऊपर हमले करें और इस किस्म की जो है वो आप स्ट्रेटजी अपनाएं कि जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी दहशतगर्दों ने भी इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जिस तरह से आपने एक सियासी रूप धार कर जो है वो मुल्क के ऊपर की है। तो मैं समझता हूँ कि इस इंतहा पसंदी के आगे फिर मैं आपको बताऊँ दीवार ही होती है। इंतहा पसंदी के आगे सियासी रास्ते जो होते हैं वो सियासी डायलॉग। लेकिन एक और इसका पहलू भी है, आप क्रिमिनल एलिमेंट को रोकें लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे रोक सकते हैं? आपने नाम रोक दिया, आपने बात रोक दी। कल जो इंटरव्यू दिया है खान साहब की साहबजादों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। सो क्या फायदा हुआ रोकने का? देखें, बात ये है कि वो खैर खान साहब के साहबजादे जो हैं वो तो कहते हैं पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले को तो आने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो वो आए, तशरीफ लेकर आए, उनको किसने रोका है? वो तो कहते हैं वो फिर वीजा किस चीज का मांगते हैं? वीजा खान साहब के साहबजादे जो मांग रहे हैं, लॉ के तहत दे दें उनको वीजा। नहीं, वीजा लॉ तो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो उनको वीजे की किस बात की जरूरत है? वो प्राइम मिनिस्टर उनके, आप बता दें कि नहीं है। नहीं, वो बताए ना कि उनके पास पासपोर्ट क्यों नहीं। वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हमारे पास नेशनैलिटी है। तो फिर वीजा किस चीज का वो मांगते हैं? ये कौन, किससे वीजा मांगा है? ये देखें, ये वो मतलब है कि वो तो खैर अपने ननिहाल की तरफ से ले, वो इसराइल भी जा सकते हैं, पाकिस्तान भी आ सकते हैं, हम उनको नहीं। इसराइल जा सकते हैं, ज़ाहिर ब्रिटिश पासपोर्ट है उसमें जा सकते हैं। जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है PMLN में, वो भी जा सकते हैं इसराइल। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों के बच्चों को तो फिर दोबारा दावत दे रहे हैं कि एहतजाज करें और फिर दोबारा दहशतगर्दी के पर्चे आप पर हों और फिर कील वाली लाठियां आपके हाथ में हो, फिर 26 तारीख वाली यलगार हो, और अपने बच्चों कहते हैं जी वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने। तो मैं समझता हूँ कि अब कौम भी ये जो कहते हैं ना कि बड़ी हमारी पॉपुलैरिटी है, बड़ी अवाम है, बड़ा वोट है, कितने के लोग निकलते हैं, जो तहरीकें होती हैं वो पाबंदियां और पूछ के रास्ते बना के निकलती हैं। ठीक है, अगर एक अहम बात पूछनी है आज़िज़ साहब से, ये तहरीक लिए अब लोग भी सोचते हैं कि भाई ये अपने जाती मफादात के लिए हमें आगे करते हैं, हम क्यों इनके आगे जाएं? बसता है वो तो 4 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं किसी जगह पर। ठीक है, अब ये जो कहते हैं ना कि लोग जाकर दहशतगर्दी करें, लोग जाकर इदारों के ऊपर हमले कर दें, लोग जाकर लॉकडाउन कर दें, अब लोग भी नहीं निकलेंगे उस तरह से। चलें, ठीक है न्याज़ी साहब, ये जो हमने एक खबर सुनी कि बानी PTI को एक्सेस मिल गया न्यूज़पेपर से भी, न्यूज़ चैनल से भी, और उनकी बात भी हुई है 1.5 घंटे अपने साहबजादों से। सो जो आपको लगता है कि उनका इंटरव्यू देने की वजह से ये हुआ है? देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ है। आखिर उनके बच्चों ने भी यही कहा है कि अगर एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो आप कंफर्म करें कि ये हुआ है? नहीं, इजी थोड़ा सा हुआ, ईज आउट किया उनको। जी, वो कहते हैं, ये जेल की तरफ से खबर आई है कि उन्हें 1.5 घंटा बाद भी कराई गई, और ये जो प्रेशर पड़ा है इस वजह से वो शायद नीचे भी आई। जो खुद कल मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे थे हुज़ैफा साहब, वो कहते हैं कि जी UK में भी प्रेशर आया है, क्योंकि NGOs में ये चीज़ का करना कि एक आदमी को ह्यूमन राइट्स, उसके राइट्स नहीं दिए जा रहे। वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो और कोई चीज़ नहीं मांग रहा, वो जो जेल में बैठा है, जो 180 मुकदमात को भुगत रहा है, उसको अपने राइट्स तो हैं ना, उसके जेल मैनुअल के तहत भी हैं। तो ये प्रेशर तो आया होगा, लाजमी बात है। उनके बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, वो सामने है आपके, तो ये आना भी चाहिए कि, क्योंकि ये तो हम भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया। मैं तो आज आपके प्रोग्राम में ये भी कहता हूँ कि जहाँ गंदा पानी वहाँ पीने के लिए दिया जा रहा है, जहाँ वज़ू के लिए, उनके टेस्ट भी होने चाहिए। वहाँ तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो हमें तो नहीं मिलाया गया, लेकिन ये प्रेशर तो आना है, क्योंकि ना वो कहीं डील कर रहा है, ना कहीं जा रहा है, उसको जेल के अंदर जिस तरीके डील से नहीं करे के बारे में भी कुछ खबरें आई कि UK तक जाने की डील हो जाती, ये भी वो ऑफर नहीं हुई। ये भी मेरे साथ कोई देखे ना, एक बात कल जेल वाली भी आ गई कि जी 1.5 घंटा मुलाकात हुई। कोई आपके बाद 2 साल में कोई ऐसी बात आई है? अच्छा, जेल में अगर मैं नहीं जा सकता स्पोक्स पर्सन, तो वो कैसे गए हैं लोग जो कहते हैं कि जी डील हुई है? डील होती, कभी कहते हैं बनी गाला जा रहे हैं, कभी कहते हैं लाहौर कोट लखपत में बनी गाला तो इनकार किया खान साहब जाने से, ये खबर है। बहर भी खान ने UK जाने के लिए, खान ने शुरू से कहा था कि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठ के, जब मैं प्रॉपर्टी जहाँ है मेरी, मैं इन बैठ के मैं तो पाकिस्तान में इन केसेस का मुकाबला करूंगा। यू सेइंग कि UK जाने के लिए कभी नहीं कहा? नहीं, कभी भी नहीं कहा। अगर ऑफर हो तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल
राइट। ये जरा अली साहब जरा बता दें इसके ऊपर, ये खबरें फिर क्यों फैलाई हैं आपने कि यूके में, हम कमिंग बैक टू ये पूछें कि यूके जाने की खबरें क्यों फैलाई कि उन्होंने कहा है जाए? मिडिल ईस्ट का भी कहते हैं, कभी मिडिल ईस्ट का तो कहते हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया। देखें, जो ये किसने कहा था जेल में बैठ के कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, वो तो रोज कहते हैं, बड़े ख्वाह हैं, वो तो सब कहते हैं। पावर टॉक्स टू पावर, मरियम नवाज ने भी कहा था। नहीं देखें, और ISPR की तरफ से फिर उसके क्या जवाब आते रहे? उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ कोई डील नहीं करेंगे और किसी के साथ ये पॉलिटिकल हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये तो ख्वाहिशमंद हमेशा की तरह रहे हैं ना। जिस तरह से बाजवा साहब को किसने कहा था कि मैं पूरी जिंदगी की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तो आपकी जो रजीम है अब मेरी गुजारिश सुने। अब ये कहते हैं जी वो फलां प्रेशर आ गया, फलां प्रेशर आ गया। मुझे ये बताएं, पहले आप कहते थे कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, के जी नारे और वो गाड़ियों के पीछे भी लिखवाया और सारा कुछ किया। अब अमेरिका में बैठ के तरले कर रहे हैं, उनके बच्चे भी कह रहे हैं कि जनाब हम अमेरिका को कहने आए हैं कि हमारी मदद करें। अब किस मुंह के साथ आप कोई ट्रंप के साथ ये जब आ गया तो कहते हैं ट्रंप आ गया तो हमारी किस्मत बदल गई जनाब। राइट, ठीक है, लेट हिम रिस्पोंड टू दिस। ट्रंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन फिर क्या मकसद ये है कि हर मुल्क का एक अपना तरीक़ेकार है, अपना एक मैकेनिज्म है। ठीक है, आप उसको मतलब है कि वो नहीं कर सकते। ठीक है, आप लेट हिम आंसर। ये भी सोचा जाए, बताया गया कि PTI कह दिया कि हम बाइकआउट कर दें पार्लियामेंट का। मैं बताता हूँ, पहले तो मैं एक रिस्पॉन्ड कर लूँ कि आप, मैंने उज़मा बुखारी साहब के व्यूज़ भी सुने, अली गुआर साहब के सुने। जब भी ये कहते हैं शरपसंद टोला इंतशारी टोला, क्या 8 फरवरी को जो अवाम ने 50-50 हज़ार से हमारा कैंडिडेट जीता है, वो अवाम, इट मीन्स कि अवाम शरपसंद है, जिन्होंने अवाम ने एतमाद करके वोट 9th में हुआ था, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको शरपसंद। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसका वो तो ट्रायल भुगत रहे हैं ना, हमने कभी कहा है सारे लोग जिस जो ट्रायल में जा रहा है, नहीं अभी देखें ना, जिनको सजाएं हुई हैं वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, और ऐसे हैं उसमें बरी भी हुए हैं, ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं। देखें ना, जो अदालतों में चीज़ें हैं वो तो करें। मैं मानता हूँ मैं के जो शुहदा हैं हमारी अफवाज है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो अभी आपने कहा ना पार्लियामेंट से बाहर जो क्वेश्चन आपने पूछा, देखें हमारे पास आप देखें, इन्होंने सब लोगों को मेंबर जो हमारा है अपना क्या नाम है नेशनल असम्बली में आपका हमारा अपोजिशन लीडर है, जहाँ सेनेट में है, पंजाब में अहमद भच्चर है, हामिद रज़ा जिसको ज्वाइन किया, जब पार्लियामेंट को आपने डिमोलिश कर दिया है और आप फिर वो एक रेफरेंस होता है स्पीकर के थ्रू आता है। ठीक है। अच्छा, उधर सज़ा होती है, उधर इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो 12 जुलाई के फैसले को नहीं इंप्लीमेंट कराता, 8 महीने इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा है, एक पार्टी बन के वो सारा कुछ कर रहा है। अब खान साहब ने कहा है कि वहाँ जितनी सीटें खाली हुई हैं उन पर इलेक्शन लड़ना, या ये जो फैसला है पार्लियामेंट के अंदर रहना, 36 के 38 MNA इनके निशाने पे हैं जिनको इन्होंने डी सीट करना, तो उससे आप री-इलेक्शन नहीं करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी करके एब्सोल्यूट पता नहीं कौन सी तरमीम और लेके आ रहे हैं, पहले 26वीं तरमीम है। नहीं, हम ये खान साहब से फैसला जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, जब खान साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन ना लड़ें, जो सीटें खाली हुई हैं जो इन्होंने कहा, उसके बाद ये फैसला भी हमने उस दिन भी बताया कि ये फैसला भी खान साहब करेंगे। राइट, थैंक यू जेंटलमैन बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back. बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया है। उनकी साथ साथ ये भी कहा है कि पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को शदीद सराहा जाना चाहिए। इस मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जोहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से वाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफाती तब्दीली का आगाज़ थी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से तजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया है। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। मजमून के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर भी कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तखरीबी सरगर्मियों का भी जायज़ा ले रहे हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राब्ते में हैं।
फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। पाकिस्तान की नई सफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम सईद मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। इस आलमी पजीराई से भारत यकीनन घबरा गया है और अब ऑपरेशन महादेव को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। भारत की जानिब से ऑपरेशन महादेव की जो तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है, सबसे पहले तो ये कि इंतहाई रिडिकुलस है। किसी बॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट मालूम हो रही है, और वो भी किसी बहुत ही बुरी लिखी हुई बॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट मालूम हो रही है। इस रिपोर्ट के अहम नुकात पर हम नज़र डाल लेते हैं। भारतीय हुकूमत ने नाम नहाद ऑपरेशन महादेव में हलाक होने वालों को अब बाकायदा पाकिस्तान से जोड़ा है। इस हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें मुबैना सो कॉल्ड सबूत पेश किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड सलमान शाह था, जबकि अफगान और जिब्रान लश्कर तैयबा के ए ग्रेड कमांडर से यानी इंतहाई मफरूज़े पर मबनी बातें की गई हैं। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 2 अफराद की जेबों से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जारी करदा वोटर ID स्लिप बरामद हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वोटर ID से पता चला कि एक शख्स लाहौर के हल्का NA 125 और दूसरा गुजरावाला के हल्के NA 89 से ताल्लुक़ रखता था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अस्करियत पसंदों के एक सेटेलाइट फ़ोन से एक ID कार्ड बरामद हुआ जिसमें तीनों अफराद के नादरा की जानिब से जारी किए गए शनाख्ती कार्ड्स की पिक्चर्स मौजूद थीं। इस किस्म की आप समझ लें कि इमेजिनेटिव बातें की गई हैं। क्वेश्चन है इसके, क्या भारत किसी फॉल्स फ्लैग की दोबारा कोशिश कर रहा है? क्वेश्चन ये भी है कि इस कदर मेडअप रिपोर्ट पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीन कर लेगी? खुर्शीद महमूद कसूरी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच कसूरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, भारत की जानिब से जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बड़ी ही हैरतनाक बातें की गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक सबूत ये है कि कराची में बनाए जाने वाले 2 मशहूर चॉकलेट ब्रांड्स के रैपर्स मिले हैं इन लोगों के सामान से। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी हाँ, अगर महीने डेढ़ की इंक्वायरी के बाद चॉकलेट के रैपर्स मिले हैं तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या कह सकता हूँ, या इन्ना लिल्लाह कह सकता हूँ कि माशाल्लाह ये इनकी, अगर तो इससे क्या साबित होता? कुछ भी नहीं। आप जिसको मर्जी चाहे पकड़े उसकी जेब में डाल दें चॉकलेट के ये क्या है? दिस इज अटर नॉनसेंस। मतलब कोई ना को प्रूफ ना को बात, और इतने 1.5 महीने के बाद वो बंदे गायब किधर हो गए थे? जो जिन्होंने मारा है गए किधर थे वो? ये तो मैं नहीं कह रहा, तो इंडिया का मीडिया कह रहा है, इंडिया का अपोजिशन लीडर कह रहा है, सारे हिंदुस्तान की अपोजिशन ये कह रही है कि भाई आप वो बंदे आसमान से आए थे, मार्स से आए थे, गायब किधर हो गए? और जिस दिन ये बंदे पकड़े गए हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जो भी ऑपरेशन था, महादेव था या कुछ और था, पहले कुछ और कहा जा रहा था, इसमें कहा गया कि जी 3 बंदे पकड़े गए हैं। और भाई 3 बंदे जो पकड़े गए हैं वो आपको उसी दिन मिलने थे जब जिस दिन लोकसभा का इजलास हो रहा था, ताकि आप अपोजिशन को बताएं और कौम को बताएं कि हमने पकड़ लिए। बिल्कुल इसमें कोई वजन नहीं इस दलील के अंदर। इसी में अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है, एक सबूत ये बताया जाए, सो कॉल्ड सबूत, कि जो अफराद हैं उनकी जेबों से वोटर स्लिप मिली हैं। 2 हल्के पाकिस्तान के उन्होंने नाम लिया है। किस कदर मज़ाक़ बात है? कभी हुआ है आज तक कि लोग अपने तमाम शनाख्ती दस्तावेज़ात लेके फिरे हों, वो भी दहशतगर्द? जब तक कोई बिल्कुल पागल ना हो, एक ऐसे मिशन पे वो जा रहा है, उसको पता उसकी जान लालों पे है, और अगर 50% चांस है कि वो भाग लेगा, अगर पकड़ा गया, उसकी वोटर लिस्ट जेब में होगी, वो आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं पेश कर देता कि जनाब ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है तो इसको आप ले लें? मतलब कुछ समझ आने वाली बात नहीं। लोग तो जाली चीज़ें लेके जाते हैं अपने साथ, अगर जाएं भी तो अब इलेक्टोरल लिस्ट में क्यों पागल थे तीनों, इतने ज़्यादा वो बंदे सियासत में इन्वॉल्व थे और इतने पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे। इस किस्म के लोग टेररिस्ट नहीं होते, वो लोग तो वोट देते हैं लोगों को, अपनी पार्टी की, अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते हैं। उनको कौन तैयार कर सकता है कि जान के हथेली पे रख ले? ये कि वोटर लिस्ट है, चॉकलेट है, ये इस बात का बयन सबूत है कि इनको मिला ही कुछ नहीं।
सो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं भारत के मुसलसल मुतालिक, ख़ासतौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कह रहे हैं भारत हमारे बजाय रशिया से असला ख़रीद रहा है, यूक्रेन की बजाय रशिया की मदद कर रहा है, भारत अमेरिका मुखालिफ हर किस इत्तेहाद का हिस्सा है, पाक भारत जंग का वो क्रेडिट भी ले रहे हैं बार बार, मच टू इंडियाज़ डिसलाइक, वो बार बार कह रहे हैं कि वो सीज़ फायर के लिए कह रहे हैं। ये जो सब कुछ हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उसमें पाक भारत कहाँ देख रहे हैं आप ताल्लुकात, स्पेशली अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, एक चीज़ समझ लें, कितना इनका अजीब व गरीब बयान आया है इंडियंस का, जो कि अकल को डिफाई करता है। मैंने अब इंडियंस को मैं कोट करूंगा। इन्होंने कहा कि जी नहीं, अमेरिका का तो कोई रोल नहीं है। ईरानी सदर पाकिस्तान आए, दूसरी जानब पाकिस्तान ने अमेरिका से तजारती मुआहदा किया है। अमेरिकी सदर ने कई मरतबा पाकिस्तान की तारीफ की, जबकि चाइना भी पाकिस्तान में आप जानते हैं बड़े मंसूबों पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या उन पर काम कर रहा है। सो बतौर साबिक वज़ीर ख़ारजा आप पाकिस्तान की मौजूदा सफारती जो एक काविश है, जो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, एक तो उनको हिंदुस्तान पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ये अपनी पब्लिक को इतना झूठ बोल चुका है कि अब वो मानने को ही नहीं तैयार। कभी अमेरिका की कोशिशों से हमने जंग बंदी की है और ये भी नहीं मानता, और एक दिन ये खबर निकल आएगी, आप मार्क माई वर्ड्स, अभी तो चुप है, ये निकल आएगी कि किसने पहले फ़ोन किया था और किसने कहा था कि जी इसमें आप इंटरफेयर करें। अभी तक तो छुपी हुई है, पहले तो जो जितनी बातें छुपी थी निकल गई। मसलन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो की किताब है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे रात को उठाया गया, मैं सो रहा था, ये पुलवामा के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, और मुझे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई जंग का ख़तरा है, आप कुछ रोल अदा करें। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने एम्बेसडर्स को इस्लामाबाद, दिल्ली में फ़ोन किया और इस मामले को कंट्रोल किया। यानी वो तो खुद कह रहे हैं, उस वक्त भी हिंदुस्तान नहीं मानता था। तो पॉइंट ये, असल में अमेरिका को ये गुस्सा है कि खुद इन्होंने उनको कहा, अमेरिकनों ने जब इंटरफेयर किया और ये देखा उन्होंने कि इनकी बड़ी दुर्गत भी बन रही है, एयरफोर्स इनकी तबाही के किनारे पे है, उनके जो 5 जहाज़ पहले 35-40 मिनट में गिरा लिए गए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको गुस्सा तो बजा है। पाकिस्तान ने तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की। भाई हमने, उन्होंने कहा करो, हमने कहा हमसे न्यूक्लियर पावर है, हम तो इसको आगे नहीं ले जाना चाहते। एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल करना हर न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल है। कोई न्यूक्लियर पावर दूसरी पे हमला नहीं करती। जैसा भारत ने बेवकूफ़ी से हमारे सिविलियन एरियाज पे हमला करके कह दिया कि जी ये तो आतंकवाद के अड्डे थे। माशाअल्लाह, इस स्टोरी में कोई मुझे सच्चाई नहीं नज़र आती। बात असल में ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए मोदी साहब सब कुछ कर सकते हैं। उनको नज़र आ रहा था कि जो बिहार का इलेक्शन है ये शायद आसानी से जीता नहीं जाएगा। लोकल बिहार की ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं बशमूल लालू प्रसाद यादव, उनका अलायंस दूसरे लोगों से हो सकता है जिसमें इनको मुसीबत पड़ जाएगी। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर हमने बिहार का इलेक्शन हार गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज की खातर ये सोचा था कि हम ये को ड्रामा घड़ लें कि मैंने ये जो बंदे आए हैं हमला हो गया होगा। तो मेरा कहना ये है कि सीधी सादी बात है कि आप जब इस नहज पे पहुंच जाएं कि आपने इलेक्शन हर सूरत में जीतना है, आपने इतनी नफरत पैदा की है कि आपके अपने गले पड़ गई है। आप जब इतनी लोगों को झूठ बोल के एक लेवल पे ले आए, पीछे हटना मुश्किल हो गया। अब लोग उन्हें कह रहे तुमने जंग बंदी क्यों की? क्योंकि उन्होंने इंप्रेशन दिया था बड़े मजबूत ताकत है, हम तो फलां चीज़ हैं, हम तो जी अमेरिका के इस इलाके में थानेदार हैं, हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो इस बुनियाद पर इनको मुंह की खानी पड़ी है, जिसकी वजह से ये अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। बिल्कुल अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज की, अभी हमने उस पर जिक्र भी किया कि द इकोनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुतालिक एक खबर शाया हुई है डिटेल में,
जिसमें आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें हुई हैं, जिसका असर भी पड़ा है, उनको सराहा गया है ओपनली। इंडिया के हवाले से भी बात हुई है और ये भी कहा है इंटरेस्टिंगली कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस बात के ख्वाहिशमंद है कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। सो ये एक अब इम्प्रेशन है इंटरनेशनल वर्ल्ड का। व्हाट डू यू थिंक इन द लाइट ऑफ दिस आर्टिकल? अभी इस वक्त अमेरिकन थिंक टैंक्स क्या सोच रहे हैं? देखिए, इकोनॉमिस्ट एक रिस्पॉन्सिबल मैगज़ीन है। इकोनॉमिस्ट का ये लिखना छोटी बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान ने, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं तो हालांकि मिलिट्री मैन, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेसी भी कंडक्ट की है। एंड आई एम एब्सोल्युटली सर्टन, आई होप पीपल वोंट माइंड इट, द फॉरेन ऑफिस हैज़ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, और इसी तरह वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट की है। तो फॉरेन ऑफिस ने डेफिनेट ब्रीफ किया होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो पाकिस्तान रोल अदा कर सकता है ईरान पे, और स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया होगा माजी में जो रोल हुआ है। मैं तो खुद इन्वॉल्व था। ईरान की हुकूमत मुझे अप्रोच करती थी, मैंने फॉरेन मिनिस्टर था, और अमेरिका की हुकूमत मुझे कॉन्डोलीज़ा राइस मैसेजेस भेजती थी ईरान के लिए, ईरान वाले मैं अमेरिका के लिए मैसेज भेजते थे। एक दिन तो कुछ 4 घंटे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारीजानी फॉरेन ऑफिस में मेरे पास बैठे रहे। हमने मिल के एक स्टेटमेंट बनाया फॉर प्रेसिडेंट बुश। मैंने वादा किया मैं लेके जाऊँगा। ईरानियों को हम पे एतमाद था, मैंने हैंड ओवर कर दिया कॉन्डोलीज़ा राइस को। खैर उसमें तो प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि अमेरिकन नहीं चाह रहे थे उस वक्त ईरान के साथ सेटल करना सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का मामला। लेकिन कॉन्डोलीज़ा राइस 50 दफ़ा मुझे कहा कि आप ईरानियों को ये हमारा पैगाम पहुंचाएं। तो ये चीज़ जो वहाँ मीटिंग हुई है लंच में 100% ये डिस्कस हुआ होगा कि आप ईरान के सिलसिले में क्या अमेरिका के को मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, कोई रोल अदा कर सकते हैं, जो कि आई एम एब्सोल्युटली सर्टन कि उन्होंने डिस्कस किया होगा। अपार्ट फ्रॉम द वॉर ये भी डिस्कस हुआ होगा। लेकिन अब भारत के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि मसला कश्मीर हल किए बगैर क्या कश्मीर नॉर्मलाइज होगा, क्या साउथ एशिया नॉर्मलाइज होगा, ये उनके सोचने के लिए अब बात रह गई है। मोदी साहब शायद ना समझें क्योंकि मोदी साहब ने तो इलेक्शन जीतना है। उन्होंने एक नैरेटिव दिया हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी उनकी दुश्मनी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी दुश्मनी है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिनको 65% वोट मिलता है, मोदी साहब। Indeed. Thank you so much, Khurshid Qusay साहब, for joining us. हम एक ब्रेक लेंगे and we will be right back. एंड वेलकम बैक। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया दिनों में गैरत के नाम पर कत्ल के कई वाक़यात पेश आए जिस पर पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर इन वाक़यात पर नज़र डाली जाए तो एक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई। इसी तरह एक वाक़या रावलपिंडी के मरकज़ी इलाके में पेश आया जिससे ये वाज़ेह इशारा मिला कि इस तरह के वाक़यात मुल्क के दूर रफ्तादा इलाकों के अलावा अहम शहरों में भी बढ़े हैं। कराची का हमने जिक्र किया, उसमें गैरत के नाम पर होने वाले 2 कत्ल के वाक़यात ने मुल्क में लर्जा तारी किया। मुल्क में हालिया सालों में गैरत के नाम पर कितने कत्ल हुए, हम एक अंदाज़ा कुछ जो मामलात हैं उन पर डाल सकते हैं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2024 में 405 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात की तादाद 1000 से ज़ायद है, लेकिन वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। 2024 में सिंध में गैरत के नाम पर ख़वातीन की तशद्दुद के 134 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब पुलिस के जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 2011 से 2023 के दरमियान पंजाब में गैरत के नाम पर 3480 अफराद कत्ल हुए। बलूचिस्तान में 4 जून को बानो और एहसानुल्लाह को गैरत के नाम पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया जिसकी वीडियो जुलाई के आखिरी हफ्ते में सामने आई। रावलपिंडी में 21 साला सिद्रा को अपनी मर्जी से शादी करने पर कत्ल किया गया। कत्ल का हुक्म देने वाले जिरगा सरबराह इस्मतुल्लाह ने खुद सिद्रा का जनाजा पढ़ाया। उसके बाद भी बेतहाशा आपको डिटेल्स नजर आएंगी हमारी स्क्रीन पर इन वाक़यात की। सवाल यह है कि इन वाक़यात के होने के बाद
सज़ा क्या मिलती है? बाबर सलीम हमारे सीनियर रिपोर्टर हमें ज्वाइन करे हैं कराची से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बाबर सलीम साहब। कराची में अगर आगाज़ कर लें, गुज़िश्ता दिनों में 2 वाक़यात सामने आए। गुजरांवाले से ताल्लुक़ रखने वाले साजिद और सना का कत्ल था। इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम सना का भाई है जिसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। दूसरा साजिद का दोस्त था एहतशाम, वो लापता था। क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। वैसे सच्ची बात है फरिया साहिबा, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको जितना आप इसकी डेप्थ में जाते हैं, जितना इस स्टोरी पर आप काम करते हैं, उतना ज़्यादा सिर्फ दिल नहीं रूह को भी तकलीफ़ होती है। ये दोनों सना और साजिद कराची आए हैं, उसके बाद ये मुख्तलिफ़ मकामात पर रहते रहे हैं। भिट आइलैंड है, वहाँ पर जाके इन्होंने निकाह किया है। लड़का जो है वो क्रिश्चियन था, लड़की मुस्लिम थी, लेकिन लड़के ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उसने निकाह किया। ठीक है, हमारी सोसाइटी शायद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती इस चीज़ को कि लड़कियां अपने सरपरस्तों और वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर घरों से निकल कर शादी कर लें, लेकिन जब ये निकाह हो जाता है तो फिर शरई तौर पे भी कहीं ना कहीं इसमें रिलैक्सेशन है कि अब निकाह हो चुका है, ज़िंदगी उनको गुजारने की इजाज़त दी जानी चाहिए। मर्डर कर देना ये एक कॉमन चीज़ पूरे पाकिस्तान में बनती जा रही है। आपने 2 बड़े वाक़यात, मैं सिर्फ कराची पर नहीं, आपने इसके बैकग्राउंड में बताया, बलूचिस्तान का वाक़या, उसकी जो फुटेज आई है वो इस कदर दिल दहला देने वाली है। और वो अगर हम हकीकत की नज़र से देखें तो रावलपिंडी में भी और यहाँ भी ये जो जरगाज़ हैं, जो हमारा पैरेलल एक निज़ाम चल रहा है अदालतों का मुल्क भर में, मुख्तलिफ़ कबाइल का या फिर मुख्तलिफ़ कौमियतों का, या तो इसको रेगुलराइज़ कर दें, इसको कौमी धारे में शामिल कर लें और ये तय कर लें कि जी जरगे की जानिब से किए जाने वाले जो फ़ैसले हैं वो अदालतों के बराबर हैसियत रखते हैं, या फिर अदालतों को ख़त्म कर दें। क्योंकि अदालतों में जाने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो केस का प्रोलॉन्ग्ड हो जाना आता है। बस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो कराची में जो सीनियर लॉयर का मर्डर हुआ ख्वाजा शमसुल इस्लाम का, उसके कातिल ने क्या बात की? उसने कहा जी मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो निज़ाम में जो इंसाफ है और उसमें आने वाली पेचीदगियाँ हैं, जिसकी वजह से उमूमी तौर पर लोग जो हैं वो जरगा कर लेते हैं और उन जरगों के फैसलों को अपना लेते हैं। अगर इजाजत दें, बिल्कुल आपने अच्छा क्या हाईलाइट किया जरगा का, लेकिन अदालतों से भी तो कोई सजा नहीं मिलती, उधर क्या होता है? That's what I was saying कि आप देखें ना, जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में जिस शख्स ने एतराफ़ किया, इमरान आफरीदी ने, उससे क्या कहा? उसने कहा मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। सिर्फ ये मामला नहीं है कि सिर्फ अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, इसके साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन फरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई शख्स मर रहा है तो अब आप देखें बलूचिस्तान वाला जो केस है उसमें अभी तक 100% क्लैरिटी नहीं आई मुल्ज़िम कौन थे, कहाँ गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कह दिया जी हमने मुल्ज़िम पकड़ लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है, क्या लोगों को बताया गया? इस वक्त प्रेशर है, मेरी कुछ सोर्सेज हैं उस इलाके में और जिस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें शामिल रहे उसमें कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो बड़ा क्लियर है इन बातों में। वो मुझे ये कहते हैं कि असल मुल्ज़िमान तो आज तक बलूचिस्तान वाले वाक़े में हाथ ही नहीं आए, चले गए पहाड़ों पर, और जो असल नहीं है उनको पुलिस ने ले लिया है। अगर ये बात दुरुस्त है, लेट से ये बात दुरुस्त है, तो आप मुझे बताइए कि असल मुल्ज़िम की जगह दूसरा मुल्ज़िम पुलिस पकड़ के अपने कागज़ पूरा करने के लिए, पब्लिक का प्रेशर ख़त्म करने के लिए, मीडिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुदा न खास्ता ऐसा काम करती है, तो फिर क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए? तो पुलिस का भी एक किरदार है, प्रोसिक्यूशन का एक किरदार है, पूरा निज़ाम इंसाफ है, यानी FIR के लॉन्च होने से लेके मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने तक। बाबा साहब, जो अभी आपने डिटेल में बताया, अगर हम इसको केस स्टडी के तौर पे समझना चाहें, कंदील बलोच का कत्ल हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो खबर। 2019 में उसके भाई को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 2022 में कंदील बलोच के वालिद ने मुल्ज़िम को माफ़ कर दिया और वो बरी हो गया। क्या हम इसको एज ए केस स्टडी देख सकते हैं इन वाक़यात में? हमें वाक़तन कंदील बलोच के मामले को एज ए केस स्टडी लेना चाहिए। इसमें ना सिर्फ फैमिली के जो किरदार होता है मकतूल की, उसको आप सामने रखें, उसके साथ जो माशी
रवैया है, जो सोशल प्रेशर है उनके ऊपर, उसको हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। फिर किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन तमाम पहलुओं को जब हम मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा केस हो सकता है जिसको ना सिर्फ स्टडी किया जाए बल्कि इसकी बुनियाद पर कवानीन में तरमीम भी की जा सकती हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन ये सब पॉसिबल कब होगा फरिया? हमें बेसिकली इसकी रूट्स तक जाना चाहिए ना। हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मिन हैसल कौम, मतलब बतौर एक कौमियत के नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स को आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसके साथ फिर जो दीन का इसमें पहलू आ जाता है कि जी मज़हब क्या बता रहा है, उसको भी थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जाके कई चीज़ें सामने आएंगी, वरना ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर बढ़ता जा रहा है और गैरत के नाम पर कत्ल आम होता जा रहा है, जब तक कवानीन में तरमीम नहीं होंगी ये मामला रुकने वाला नहीं है। राइट। सो आपने हमारा अज़हर केस में भी आप काम कर रहे हैं, अगेन बहुत ज़्यादा वायरल हुई ये स्टोरी। कोई इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन? आप हुमैरा असगर का पूछ रहे हैं? जी, हुमैरा असगर का केस, क्योंकि आप उस पर भी काम कर रहे हैं। जी नहीं फरिया साहब, मैं ज़ाती तौर पे मैं ये अपनी ज़ात की हैसियत से अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल साइड पे नहीं जाएगी। एक तरफ फैमिली है जो रिलेक्टेंट है आके इसको बाकायदा FIR लॉन्च कराने में। किसके ख़िलाफ़ कराएंगे वो? गुज़िश्ता 6-7 महीनों से तो उनका राब्ता ही नहीं था। फिर दूसरी जानिब पुलिस है जिसके पास कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर कत्ल या फिर कोई क्रिमिनल साइड की इन्वेस्टिगेशन पर कोई पर्चा शर्चा दिया जा सके। नहीं हो रहा है। और जो मैं समझता हूँ पिछले दिनों में जिस किस्म की कई डेड बॉडीज़ और कई वाक़यात हमारे सामने आए हैं, तो वो लगता ये है कि ये जो है ये तबई मौत है और ये सडन डेथ थी, ये हो गई है अनफॉर्चुनेटली, कार्डियक अरेस्ट लगता है मुझे। क्रिमिनल साइड की इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं जा रही है कहीं भी। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू सलीम साहब, आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।